कक्षा 12 भूगोल के प्रिय विद्यार्थीगण, मैं डॉक्टर अब्दुल हमीद, प्रवक्ता कमलापति त्रिपाठी बॉयज़ इंटर कॉलेज, एक बार फिर इस वर्चुअल कक्षा के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछले कुछ हफ्तों से आपका 7वां अध्याय तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाएं चल रहा है। इस क्रम में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। वो बिंदु यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले है परिवहन सेवाएं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि परिवहन सेवाएं क्या है। बच्चों, व्यक्तियों, विनिर्मित माल और संपत्ति के आवागमन को परिवहन कहते हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम स्वयं अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन करते हैं, या कोई कच्चा माल है या बना हुआ तैयार माल है, उसको परिवहन के साधनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया या ले जाया जाता है, तो इसको हम परिवहन सेवाएं कहते हैं। बच्चों, स्थिरता न मनुष्य के स्वभाव में है, न मनुष्य का गुण है, जबकि गतिशीलता उसकी प्रमुख विशेषता है, उसकी मूलभूत आवश्यकता है। और इसी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए वो परिवहन सेवाओं की सहायता लेता है। आधुनिक समय में वस्तुओं के उत्पादन, उनके वितरण और उनके उपभोग, इन सभी में तीव्र और सक्षम परिवहन व्यवस्था बेहद जरूरी प्रतीत होती है। और आज इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवहन एक संगठित उद्योग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बच्चों, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं सफर करते हैं, या हम अपना कोई माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो हमें उसका किराया यानी भाड़ा देना पड़ता है। इस किराए या भाड़े को हम परिवहन लागत के रूप में जानते हैं। इस परिवहन लागत से वस्तु जिसका परिवहन किया जाता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। ये सीधा नियम है। तो परिवहन सेवाएं आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं परिवहन दूरी की। परिवहन दूरी वह दूरी है जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए, ये ए स्थान है और ये बी स्थान है। जहां से हम यात्रा शुरू करते हैं, मान लीजिए हम ए से यात्रा शुरू करते हैं, तो इसको हम उद्गम स्थल कहेंगे या उद्गम स्थान कहेंगे। और जहां तक हमें जाना है, स्वयं जाना है या अपने माल को ढोकर ले जाना है, या माल को हमको उस स्थान पर भेजना है, तो इसको हम गंतव्य स्थल कहते हैं। तो इस उद्गम और गंतव्य के बीच की जो दूरी है, इस दूरी के मापन का तरीका है, और इसका मापन 3 तरीके से किया जाता है, जो मैंने यहां लिख रखा है। पहला है किलोमीटर दूरी। जैसे हम ए से बी के बीच जब यात्रा करते हैं, तो इसके बीच की जो वास्तविक दूरी है, उसको हम किलोमीटर दूरी कहते हैं, क्योंकि इसे किलोमीटर दूरी से नापा जाता है। ठीक है। दूसरा है समय दूरी। मान लीजिए कि ए से बी तक जाने में हमको जो समय लगा, उस समय को हम समय दूरी के रूप में मापते हैं। और तीसरी चीज है लागत दूरी। लागत दूरी का अर्थ क्या है? एक निश्चित मार्ग पर यात्रा करने पर जो खर्च आता है, यानी जो भाड़ा या किराया लगता है, जिसकी अभी मैंने बात की, इसको हम लागत दूरी के रूप में मापते हैं। अब इसको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया कि अगर ए से बी की बीच की दूरी 80 किलोमीटर है, तो ये हुई किलोमीटर दूरी।
इस 80 किलोमीटर की दूरी को किसी परिवहन के साधन ने अगर 2 घंटे में पूरा किया तो ये 2 घंटा जो है इसको हम समय दूरी के नाम से जानते हैं। और मान लीजिए इस 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जो परिवहन का साधन था जिस पर हमारा माल लदा हुआ था उसने हमसे 2000 रुपया भाड़ा लिया, तो ये जो 2000 है ये लागत दूरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप परिवहन दूरी के मापन की इन इकाइयों से परिचित हो गए होंगे। आइए अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं, जाल और पहुंच। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवहन के संदर्भ में बिंदु है और इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर एक परिदृश्य बना रखा है। यहां पे जाल तंत्र का मतलब होता है परिवहन जाल तंत्र, और इसको मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया है। आइए जानते हैं, पहले हम जाल तंत्र के बारे में समझ लें। एक विस्तृत परिवहन व्यवस्था में विभिन्न स्थान आपस में जुड़ करके एक जाल तंत्र की रचना करते हैं। जैसे देखिए ये तमाम स्थान है जिनको मैंने बिंदुओं के रूप में रखा है। ये सब कोई ना कोई बड़े कस्बे, बड़े छोटे कस्बे या नगर हैं जो एक दूसरे से सड़क, रेल या अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं। अब ये जो जुड़ाव है उसमें एक जाल जैसी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, इसी को हम एक जाल तंत्र कहते हैं। जाल तंत्र कैसे बनते हैं तो आप देखेंगे इसमें कुछ संधि स्थल है, उद्गम बिंदु है, गंतव्य बिंदु है। तो संधि माने जहां आकर के जुड़ते हैं, जैसे ये मुख्य बिंदु है, यहाँ कई तरफ से आकर के मार्ग जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने बताया, आपको पहले ही बताया था कि एक उद्गम स्थान होता है जहां से हम यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब यहां से हम यात्रा प्रारंभ करें, मान लीजिए हमको यहां जाना है, तो हमारा ये उद्गम स्थल हो गया और ये गंतव्य स्थल हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि उद्गम स्थल और गंतव्य स्थल स्वयं में एक कस्बे या नगर होते हैं। इसके अलावा इन मार्गों के सहारे जो ये कस्बे आप देख रहे हैं यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, इन कस्बों को हम कहते हैं नोड। क्या कहते हैं? नोड। ठीक है, दो नोडों को जोड़ने वाले मार्ग को, जैसे एक नोड ये है, दूसरा नोड ये है, इसको जोड़ने वाला ये जो मार्ग है इसको हम कहते हैं योजक। क्या कहते हैं? योजक। यानी दो नोड को जोड़ने वाला जो मार्ग होता है उसे हम योजक कहते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जाल तंत्र कई योजकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं, ये आप देख भी रहे हैं इस चित्र में। और जब अनेक योजक हमको दिखाई पड़ते हैं तो हमको ये प्रतीत होता है या हम आकलन करते हैं कि यह स्थान परिवहन के मामले में बेहद सुसंबद्ध है, यानी यहाँ परिवहन की एक अच्छी और उत्तम और विकसित व्यवस्था है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप जाल तंत्र और पहुंच के संदर्भ में भी परिचित हो गए होंगे। आइए अब अगले को लेते हैं हम। अगला है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। पहला है जनसंख्या का आकार और दूसरा है परिवहन व्यय। तो बारी बारी से समझते हैं। पहले हम देखेंगे जनसंख्या का आकार। जनसंख्या परिवहन को अत्यधिक प्रभावित करती है और जनसंख्या का आकार जितना ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जनसंख्या जितना अधिक होगी, वहाँ परिवहन की मांग उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और परिवहन की वहाँ पे अच्छी और विकसित व्यवस्था की आवश्यकता होगी। तो जनसंख्या का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है परिवहन को प्रभावित करने वाला। और दूसरा मैंने बताया आपको परिवहन व्यय। ये क्या है? परिवहन व्यय नगरों, कस्बों, गांवों और औद्योगिक केंद्रों तथा कच्चे माल के स्वरूप, यानी कच्चा माल कैसा है, बहुत भारी है कि हल्का है, वहाँ की भू आकृति कैसी है, भू आकृति पर ही सड़कें, अगर भू आकृति बहुत ऊबड़ खाबड़ है, पहाड़ है,
तो वहाँ पे सड़कें बनाना या रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन समतल मैदान है तो वहाँ पे आसानी से अच्छी सड़कें बनाई जा सकती हैं, रेल की लाइनें बिछाई जा सकती हैं। तो भू आकृति, जलवायु भी एक कारण है। कभी कभी बहुत भारी बारिश होने लगती है तो क्या करते हैं कि वाहन बीच रास्ते में रुक जाते हैं, तो समय और दूरी पर उसकी लागत का प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार तमाम अतिरिक्त ऐसी चीजें हैं जो परिवहन की लागत को घटा या बढ़ा देती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो परिवहन व्यय होता है ये भी परिवहन को मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है। तो उम्मीद करता हूं आप इस परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी समझ गए होंगे। अब हम लेते हैं इस अगले बिंदु को, जिसको हम बोलते हैं संचार सेवाएं। ये परिवहन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। संचार परिवहन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और आज आप जानते हैं कि संचार के बिना हम एक कदम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। पहले हम जानते हैं संचार है क्या। तो आप देखेंगे सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस माध्यम से पहुंचाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है उसको हम संचार सेवाएं कहते हैं। इसमें शब्दों, संदेशों तथा विचारों और तथ्यों आदि का समावेश होता है। यानी हम अपने शब्दों को, विचारों को, संदेशों को, तथ्यों को, इन सबको संचार सेवाओं के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हैं। और यह कार्य तब बहुत ज्यादा बढ़ गया जब लेखन का आविष्कार हुआ। जब मनुष्य ने लिखना सीख लिया तो वो अपने संबंधियों को, मित्रों को और तमाम लोगों तक अपने विचारों को, अपनी समस्याओं को, अपने संदेशों को उन तक पहुंचाने के लिए वो ऐसे साधन प्रयोग करने लगा कि उसके संदेश उनके मित्रों तक या रिश्तेदारों तक पहुंच जाए। यानी इसके लिए परिवहन के साधनों पर निर्भरता प्रारंभ हुई। यानी उनकी चिट्ठी पत्री को, उनके संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पहले परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती थी। और आप जानते हैं कि पहले हाथ से, पशुओं के माध्यम से, सड़क से, नाव से और बाद में जाकर रेल और वायुयान से ये परिवहन व्यवस्था विकसित हुई और उसके माध्यम से हमारी चिट्ठी पत्री, संदेश इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने लगे। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है। यानी जिन रूपों में हमारे संदेश आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं उन्हें हम संचार पथ कहते हैं। परिवहन जाल तंत्र, जिसको मैंने अभी बताया आपको, इस परिवहन जाल तंत्र ने संचार को भी, यानी उसने वस्तुओं को, मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के साथ साथ इस व्यवस्था को, यानी संचार की व्यवस्था को भी तीव्र गति प्रदान की। और आज के दौर में उपग्रह आधारित मोबाइल, इंटरनेट, फैक्स आदि आधुनिक सेवाओं ने संचार के तंत्र में तो बहुत बड़ी क्रांति ही ला दी है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ पुरानी व्यवस्थाएं संचार के क्षेत्र में आज भी अस्तित्व में बनी हुई हैं। तो कुछ ऐसी ही संचार व्यवस्थाओं और सेवाओं को हम देखते हैं। मैं थोड़ा उनको फिर से एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, इसको मिटा कर फिर मैं आपको अगले बिंदुओं को समझाता हूँ। तो बच्चों आइए, अब मैंने उन नए बिंदुओं को लिख दिया है और अब हम इसे समझते हैं। हम बता रहे थे संचार सेवाओं के कुछ महत्वपूर्ण साधन, और इन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण है दूरसंचार। दूरसंचार बच्चों, दूरसंचार विद्युत और वैज्ञानिक शक्ति के विकास के बाद इनका बहुत
काफ़ी विकास हुआ है और इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। इसके माध्यम से हम संदेशों को मिनटों में भेज देते हैं, जिससे एक प्रकार की क्रांति इस क्षेत्र में आ गई है। विशेष रूप से मोबाइल और इंटरनेट जैसे आज के दौर की उन्नतिशील सेवाओं ने इसको काफ़ी लाभ पहुंचाया है और हम देखते हैं कि इसने इस उन्नति को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। आज के दौर में टेलीग्राम, मोर्स कोड और टेलेक्स जैसे प्राचीन व्यवस्थाएं बिल्कुल भूपृष्ठ से गायब हो गई हैं, मतलब हमको दिखाई ही नहीं देती, क्योंकि उसका स्थान आजकल मोबाइल की तमाम आधुनिक सेवाओं ने ले लिया है। तो इस प्रकार मोबाइल और इंटरनेट एक क्रांति के रूप में संचार के क्षेत्र में आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं रेडियो और दूरदर्शन। बच्चों, रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से समाचारों, चित्रों आदि को विश्व के कोने कोने में प्रसारित किया जा सकता है और प्रसारित किया भी जाता है, आप जानते हैं। इसीलिए जन संचार का यह माध्यम बेहद महत्वपूर्ण है। ये विज्ञापन और मनोरंजन के भी महत्वपूर्ण साधन हैं। समाचार पत्र भी एक मुद्रित संचार माध्यम है, जिसके द्वारा विश्व की दिन प्रतिदिन की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है और लोग उससे परिचित होते हैं। और इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दूरसंचार, रेडियो और दूरदर्शन, इन्होंने संचार सेवाओं को काफ़ी विकसित किया है और इन माध्यमों से हम अपने संदेशों को, अपने विचारों को और तमाम ऐसी चीज़ों को आसानी से प्राप्त करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी के साथ परिवहन और संचार के मुख्य बिंदु समाप्त हुए। अब हम सेवाएं क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं और ये बार बार आपके समक्ष आ रहा है। आप जानते हैं कि तृतीयक और चतुर्थक, ये दोनों ही क्रियाएं सेवाओं के क्षेत्र में आती हैं। सेवाएं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, भुगतान के बदले प्राप्त होती हैं। कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं, कुछ लोगों को चलाती हैं और कुछ दोनों को चलाती हैं, यानी उद्योगों को भी और लोगों को भी। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि परिवहन जो है वो उद्योगों को भी चलाता है, क्योंकि इसके माध्यम से औद्योगिक बनी हुई वस्तुओं और कच्चे माल की ढुलाई होती है और मनुष्य को भी ढोता है, यानी लोगों को भी ढोता है। तो इस प्रकार परिवहन क्या करता है, वो दोनों प्रकार के लोगों को भुगतान के बदले सेवा प्रदान करता है। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हम पंसारी की दुकान, यानी कि जो मसाले, तेल और खाने पीने की चीज़ें विक्रित करते हैं, उस विक्रेता को हम पंसारी कहते हैं। पंसारी की दुकान या नाई की दुकान या धोबी घाट, इन सब को हम निम्न स्तरीय सेवाओं के क्षेत्र में रखते हैं। इसमें जो संलग्न व्यक्ति होते हैं, जो ये कार्य करते हैं, उन्हें शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, जिसके बदले वो लाभ प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अध्यापक है, वकील है, चिकित्सक है, इंजीनियर है, इनकी सेवाएं मानसिक श्रम पर आधारित है और इस प्रकार की सेवाओं को विशिष्ट या उच्च स्तरीय सेवाएं कहा जाता है। अब हम इस अंतिम बिंदु की बात करते हैं, तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोग। तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप चल रहा है, तो हम एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कितने लोग या दुनिया के किस स्तर के लोग, किन देशों के लोग इन सेवाओं में अधिक या कम हैं। तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में अधिकांश लोग इसी सेवा क्षेत्र में, यानी तृतीयक या चतुर्थक क्रियाकलाप में संलग्न हैं। ये मैंने अध्याय की शुरुआत में भी आपको बताया था, लेकिन बीच में यह बिंदु आपकी पुस्तक में आ रहा है, तो मैं बता देता हूं। विकसित देशों में अधिकतर द्वितीयक या तृतीयक क्रियाकलाप में ही ज़्यादातर लोग लगे हैं। यूएसए का मैं उदाहरण देना चाहता हूं। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 75%, 75% लोग इन द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में लगे हुए हैं, जबकि अल्प विकसित और छोटे निर्धन देशों में ये सेवा क्षेत्र में संलग्न लोगों का परसेंटेज बहुत कम, यानी लगभग 10% है।
इससे पता चलता है कि वहां के ज्यादातर लोग अविकसित हैं और वे जो हमारा पहला सेक्टर है यानी प्राथमिक क्रिया में संलग्न है, यानी खेती और खनन जैसे कार्यों में संलग्न है। ठीक है, तो इससे हमको पता लगता है कि द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप में जो लोग हैं वो देश थोड़ा संपन्नता में आगे हैं, वो विकसित और विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि आज जो आपने बिंदु सब समझे इसको भली भांति आपने समझ लिया होगा। अध्याय की लंबाई को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगले वीडियो में मैं इस लेसन को समाप्त कर पाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।